हाय फ्रेंड्स, लेट्स नो में आपका स्वागत है। हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। साथ ही अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इन वीडियोस की सहायता से आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। हम इस सीरीज में कवर करेंगे भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को कवर करेंगे। साथ ही हम सामान्य ज्ञान और गणित को भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम जो भी महत्वपूर्ण वीडियो जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है उन सभी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा सीरीज का पहला वीडियो है जिसपे हम भारत का इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी जानकारी है। इसके बाद हम एक एक टॉपिक पे अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। भारतीय संस्कृति का इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत 3 युग आते हैं, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो पहले हम देखेंगे पाषाण युग। पाषाण युग में 3 काल हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है इसका समय 24 से 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक माना जाता है। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। इस समय के जो औजार थे वे हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग करते थे, जैसे कि भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई और गदा। इस समय के लोग शिकार एवं खाद्य का संग्रह कर अपनी जीविका चलाते थे। इस समय के लोग अस्थायी रूप से रहते थे गुफाओं में, झोपड़ियों में, अस्थायी झोपड़ियों में, जो मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे होती थी। जो समाज था उसमें 24 से 100 लोगों का समूह होता था। अधिकांशतः एक ही परिवार के सदस्य होते थे। अगला हमारा है मध्य पाषाण काल। इसका समय 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। इस युग को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। इस समय के जो औजार थे वे हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग होता था, जैसे कि धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार और नौका का भी उपयोग होता था। यहाँ जो समाज था वे कबीले एवं परिवार समूह के रूप में रहते थे। अगला है नव पाषाण काल। इसका समय 10,000 बीसी से 3300 बीसी तक माना जाता है। इस काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। ठीक है, इस समय कृषि के अलावा वे लोग शिकार और खाद्य संग्रह भी करते थे। मछली का शिकार और पशुपालन भी किया जाता था। वे लोग खेतों के आसपास बसी छोटी बस्तियों में रहते थे और कांस्य युग में नगरों का भी जिक्र हमें मिलता है। जो समाज था वे कबीले से लेकर कांस्य युग के राज्यों तक था। इन तीनों काल में धर्म कैसा था इसके बारे में हम देखें तो जो मध्य पूरा पाषाण काल के आसपास मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास के साक्ष्य कब्र एवं अंतिम संस्कार के रूप में मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे 3300 बीसी से 1700 बीसी तक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 बीसी से 1700 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ इसके पीछे कारण यह है कि जो ये सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके पीछे कारण यह है कि इस पूरी सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा।
इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा है उसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राघव दास ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है ये हम देखेंगे। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कहां से कहां तक फैला है इसकी जानकारी इस प्रकार है। तो नॉर्थ मतलब कि उत्तर में यह मांदा अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से लेकर साउथ दक्षिण में यह दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। वहीं ईस्ट में पूर्व में यह आलमगीरपुर मेरठ यूपी से लेकर वेस्ट में पश्चिम में यह सुतका गंडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। जो इस सिंधु घाटी सभ्यता है इसके मुख्य शहर और वो शहर किस नदी के किनारे है इसकी जानकारी अब हम देखेंगे। तो जो पहला शहर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी और बालाकोट सिंधु नदी के किनारे है। सुतका गंडोर दास्क नदी के किनारे है। मांडा चिनाव नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे है। दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें मुख्य बंदरगाह जो था वो लोथल था, ठीक है। इसके बाद जो रंगपुर है वो मादर नदी के किनारे है। कालीबंगन घरघर नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो आकार है वो त्रिभुज के समान है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार एक त्रिभुज के समान है। अब कहां से क्या मिला इसको हम देखते हैं। तो मांडा जो है वहां से हमें जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो हड़प्पा है, हड़प्पा से हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है। जो आप फोटो में देख रहे हैं ये पुरोहित की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। और हमें हड़प्पा से अन्नागार मिला है। आगे चलते हैं। आगे मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से हमें समाधान मिला है। अन्नागार मिला है सबसे बड़ा। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है और वो कहाँ से मिली है, तो आंसर होगा सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और विड्थ था 7.01 मीटर और डेप्थ था 2.13 मीटर। इसके अलावा कांसे की मूर्ति मिली है जो कि एक नर्तकी की है, फोटो में आप देख पा रहे होंगे। और हमें मुहर भी मिला है जिसपे पशुपतिनाथ का फोटो अंकित है। जो मोहनजोदड़ो है यहाँ नगर नियोजन आयताकार था। अगला है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से हमें बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान ईंट पर मिले हैं। जो ये ईंट है इसमें हमें बिल्ली व कुत्ते के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं। फिर है सुतका गंडोर। सुतका गंडोर से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। दाइमाबाद। दाइमाबाद से हमें तांबे के रथ या बैलगाड़ी जो आप ये फोटो में देख रहे हैं ये हमें दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें एक धातु प्राप्त नहीं हुई है जिसके बारे में क्वेश्चन आता है कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका आंसर है लोहा। लोहा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं और ईंटें प्राप्त हुए हैं अलंकृत किए हुए। इसके बाद है लोथल। लोथल से हमें अग्निकुंड मिला है जो आप फोटो में देख रहे हैं, अग्निकुंड हमें लोथल से मिला है। युगल समाधान मिला है। पंचतंत्र कथा के साक्ष्य, कौवे व लोमड़ी की कहानी के दृश्य जो ये आप फोटो देख रहे हैं इस प्रकार के दृश्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत ही बढ़िया थी। रंगपुर से हमें कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से कच्ची ईंट दो जगहों से प्राप्त हुई है, कालीबंगन और रंगपुर। कालीबंगन और रंगपुर से हमें कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है, बाकी जगहों से हमें पक्की ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि थी चित्रात्मक। इसकी लिपि थी चित्रात्मक।
इसमें 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक अक्षर थे। सर्वाधिक प्रचलित जो पशु है वो है मछली। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है वो है स्वास्तिक चिन्ह। इस समय के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। और मिठास के लिए ये लोग शहद का उपयोग करते थे, मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके समकालीन सभ्यताएं थी। पहला चीन सभ्यता, दूसरा मिस्र सभ्यता और तीसरा मेसोपोटामिया सभ्यता। अब इतनी बढ़िया जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ वो हम जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस समय के लोग क्या क्या इंपोर्ट आयात क्या क्या करते थे। तो वो लोग तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्द और सीसा आयात करते थे। इसके बाद जो सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ, इसके पीछे अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो हम सभी विद्वानों की अलग अलग राय को आपके सामने रखते हैं। तो सूद और अग्रवाल के अनुसार नदी की शुष्कता के कारण इसका अंत हुआ था, लेकिन KUR केनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। और फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिक असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। लेकिन गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पीगट ने कहा है कि आर्यों का आक्रमण के कारण इसका अंत हुआ था। और जो मार्शल मेके व SR राव ने कहा है कि भीषण बाढ़ के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 BC से 600 BC तक था। तो इन दोनों को समझने के लिए हम दोनों के बीच में अंतर करके समझ सकते हैं। तो पहला अंतर का आधार है व्यवसाय। जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इस समय के लोग पशुपालन करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि। इस समय के लोग कृषि करते थे। अब कृषि क्यों करते थे, इसके पीछे कारण यह भी है कि इस समय लोहे का आविष्कार हो गया था, ठीक है। अगला हमारा अंतर का आधार है निवास। जो ऋग्वैदिक काल है इस समय का निवास जो था वो अस्थायी था, लोग कबीले के रूप में रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो निवास था वो स्थायी था, लोग जनपद के रूप में रहते थे। कारण ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। अब पशु को चारा चाहिए, चारा एक जगह पे खत्म होने पर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए वे लोग कबीले के रूप में रहते थे, अस्थायी रूप में। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उस समय मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अब फसल एक बार उगाने के बाद उस फसल को काटने तक उन्हें वहीं रुकना पड़ता था, इसलिए उस समय के लोगों का जो निवास था वो स्थायी हो गया था। अगला अंतर का आधार है धर्म। ऋग्वैदिक काल में लिमिटेड देवी देवता थे। लोग ऐसे ही देवी देवताओं पर विश्वास करते थे जिनका कोई भौतिक स्वरूप हो, जैसे कि सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है तो सूर्य देवता हो गए, पानी गिर रहा है तो वरुण देवता हो गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनलिमिटेड देवी देवता आ गए। समाज में तरह तरह के कर्मकांड आ गए, जादू टोना आ गया, काला जादू आ गया और तरह तरह के यज्ञ होने लगे, ठीक है। अगला हमारा अंतर का आधार है वर्ण व्यवस्था। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक थी, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा वर्ण होता था। जैसे अगर ब्राह्मण का बेटा शूद्र का काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, और शूद्र का बेटा क्षत्रिय का काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं थी। जिसका जैसा कर्म था उसका वैसा वर्ण हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म मूलक थी। ब्राह्मण का बेटा सिर्फ ब्राह्मण का काम करेगा, शूद्र का बेटा शूद्र का ही काम करेगा, शूद्र का बेटा क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता। अगला जो हमारा अंतर का आधार है वो है राजा। ऋग्वैदिक काल में राजा चुना जाता था, राजा को लोग चुनते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये राजा वंशानुगत होता था। अब ऋग्वैदिक काल में राजा चुना जाता था, इसलिए उसका मुख्य काम था अपनी जनता की सेवा करना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वंशानुगत होता था, उसे कोई हटा भी नहीं सकता था, इसलिए वो मन मर्जी की सत्ता चलाता था और उसका मुख्य काम होता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना।
इसके बाद हम देखते हैं महिला की स्थिति। जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें महिला को पूरी स्वतंत्रता थी। उसे राजा चुनने का अधिकार था, पढ़ाई करने का अधिकार था, इंटर कास्ट मैरिज करने का अधिकार था, अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार था, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार था, अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का अधिकार था, विधवा विवाह होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उसकी पूरी स्वतंत्रता छिन गई। ऊपर से सती प्रथा फिर से स्टार्ट हो गई। सती प्रथा स्टार्ट हो गई। आगे चलते हैं हम। इस पूरी व्यवस्था से, जो जन्ममूलक वर्ण व्यवस्था है, उससे जो क्षत्रिय था उसका दिमाग खराब हो गया और इसके कारण ही 62 नए धर्म ने प्रवेश लिया। तो 600 BC में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आए। 600 BC में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो जैन धर्म है, इसके संस्थापक ऋषभ देव जी हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी। अब तो जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। भद्रबाहु वाला भाग अलग है और शूलभद्र वाला भाग अलग है। तो ये 2 भागों में कैसे बटा, इसके पीछे एक कहानी है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके काल में 12 साल का लंबा अकाल पड़ा था। उस समय क्या हुआ, 12 साल का लंबा अकाल पड़ा था, इसलिए जो भद्रबाहु थे वो कहाँ चले गए, साउथ इंडिया में चले गए, कर्नाटका में, श्रवण बेलफुला में चले गए वो। ठीक है, अकाल पड़ा था इस कारण से। उस समय से पहले तक जो जैन धर्म के सभी लोग थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, जैसे कि दिगंबर अभी रहते हैं। ठीक है, जब 12 साल के अकाल के बाद भद्रबाहु वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि स्थूल भद्र और उसके पार्टी के सभी लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो उनके बीच में दरार आ गया और जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बैठ गया। भद्रबाहु बढ़ गया, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु का दिगंबर वाला जो नग्न अवस्था में रहते हैं, और स्थूलभद्र का श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े पहने हुए रहते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने ही दी थी और भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना भी की थी। आगे हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध जी हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अब जो सिद्धार्थ थे, इनकी माता के देहांत के बाद इनके पिता ने इन्हें हर सुख प्रदान किया, कभी दुख का अनुभव होने ही नहीं दिया, हमेशा सुख ही दिया। इनका लालन पालन बहुत ही प्यार से किया। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध जो थे उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। इन्होंने जब इनका विवाह हो गया, इन्होंने इसके बाद 4 दृश्य देखे जिसके पश्चात इनका पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। तो क्या क्या दृश्य देखे ये हम देखते हैं। तो इन्होंने पहला दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति देख के ये आश्चर्य से उसे देखने लगे और अपने सारथी से पूछे कि सारथी, ये कौन व्यक्ति है जो ऐसे चल रहा है और इसके चेहरे पे क्या झुर्रियाँ हो गई है। तो सारथी ने इसे बताया कि महाराज, ये जीवन की एक अवस्था है, जो भी व्यक्ति है वे एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो जो सारथी था उन्होंने बताया कि हाँ महाराज, आप भी बूढ़ा होगे एक दिन और मैं भी बूढ़ा होऊंगा। ठीक है, इसके बाद वे आगे बढ़े और उन्होंने दूसरा दृश्य देखा। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो फिर से वे सारथी से पूछने लगे कि इस व्यक्ति को क्या हो गया, इसके पूरे चेहरे पे ये क्या हो गया, उसे चर्म रोग हो गया था।
तो सारथी ने बताया कि महाराज, ये भी एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। तो जो सिद्धार्थ थे वे ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आगे गए, उन्होंने तीसरा दृश्य देखा। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा। सभी लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो इस सब चीजों को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों मतलब दुखी हैं। तो जो सारथी है उसने बताया कि ये लोग ये मृत्यु के कारण रो रहे हैं। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? तो जो सारथी है उसने बताया कि हाँ महाराज, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, ये जीवन का एक सत्य है। तो जो अभी तक जो सिद्धार्थ थे, जो ये सोचते थे कि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, वो ये तीनों दृश्य देखने के बाद सोचने लगे कि जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है, सुख का तो नामो निशान नहीं है। आगे बढ़े तो उन्होंने चौथा दृश्य देखा। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो फिर वे अपने सारथी से पूछने लगे कि ये कौन व्यक्ति है जो अपने खुशी में, अपने मग्न में है, इसे कोई संसार का कोई लोभी नहीं है। तो जो सारथी है उन्होंने बताया कि महाराज, ये एक सन्यासी है जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की खोज में ये निकल पड़ा है। तो इसके बाद जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने ये संकल्प लिया था चारों दृश्य देखने के बाद कि मैं दुनिया में जो दुख है उसे कम करने के लिए, और जो इस सभी का कारण, जो मेन कारण है वो है लालच, जो इंसान को होता है, उसे कम करने के लिए उपाय सुझाऊंगा, ये उन्होंने संकल्प लिया। तो इसके बाद जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। भारतीय इतिहास का जो इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है उसका पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद हम एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन को अवश्य दबाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे आप कुछ भी जो भी आपको कहना है वो कमेंट में कर सकते हैं। So thank you for watching this video and have a nice day.